हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हमारी इस सीरीज़ में जिसमें हम सीडीपी पढ़ रहे हैं और सीडीपी ये आपका 6 to 8 जो साइंस वर्ग है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लेकिन ये क्लास आपका 1 to 5 और 6 to 8 सबके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 6 to 8 वालों के लिए है, उतना ही हेल्पफुल इनके लिए भी है। और जितना हेल्पफुल साइंस वालों के लिए है उतना ही हेल्पफुल एसएसटी वालों के लिए है, क्योंकि सीडीपी का अलग से कोई पैटर्न नहीं होता है, अलग सिलेबस नहीं होता है। सबको एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है और वहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कभी इसका उसमें, उसका उसमें, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है। ये जो हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला है जिसमें आज हम लोग बाल विकास का क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आप एक साथ सारा कुछ पढ़ना चाहेंगे या फिर अलग अलग। आप में से नीलम यादव जी का जवाब आया है। नीलम जी हमारे साथ सक्रिय रूप से हर दिन जुड़ी रहती हैं और उनका आंसर आया है कि मैम अलग अलग करा दीजिए। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको पहले सीडीपी करा देंगे, फिर साइंस करा देंगे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग करा दिया जाएगा। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। और हमारे इसी चैनल पर यूपी पीजीटी और इसके अलावा टीजीटी, और बात करें अगर आपके जीआईसी एग्ज़ाम, DSSB, इन सभी की पीजीटी लेवल, पीसीएस लेवल तक की तैयारी बायोलॉजी की बहुत अच्छे से कराई जा रही है। आप उन वीडियो से भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आपके जो साथी सहयोगी, जो आपके जानने वाले रिश्तेदार, जो भी यूपी टेट का फॉर्म भरे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये आपका अपना चैनल है और आपको जो भी डिमांड होगा, आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, बता दीजिएगा। आप हर एक का कमेंट मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने नीलम जी के कमेंट को ध्यान में रखा, वैसे आप सबकी बातों को मानना मेरा कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य बनता है? बस अपने इस नॉलेज कॉर्नर परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठा और मानक। कौन सा वो लक्षण है जो मापक उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेकार है? वांछनीय मतलब होता है बेकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधता। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ठीक है, ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और इस विशेषता को वैधता कहा जाता है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पे तत्काल प्रभाव से आपको अपडेट करा दी जाती है। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे TRE 4.0 की तैयारी कराई जा रही है, तो आप उनसे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्सनट तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या अभिव्यक्ति? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। सन 1927 में थर्नस्ट ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुल्यात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। और बात करें लिकर्ट की, तो इन्होंने 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि का विकास किया था। ठीक है, अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि का विकास किसने किया? तो लिकर्ट ने किया था। और कब किया था? 1932 में किया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो थर्सनट ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। ये दोनों किससे संबंधित है? अभिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या बुद्धि? उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। देखिए, मनोवैज्ञानिक वेरोन ने, मतलब एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम वेरोन था, इन्होंने सृजनशील बालकों की बहुत सारी विशेषताएं बताई थी। उसमें से सृजनात्मकता एक थी। उसमें जो
जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें बहुत सारी मतलब विशेषता होती है। अगर बात किया जाए वो कौन कौन सा होगा, उसमें से उत्सुकता एक है। इसके अलावा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी किसके घटक हैं? सृजनशील बालक के घटक हैं। उत्सुकता के अलावा अगर मौलिकता से भरपूर, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता अगर पूछा जाए ये सब किसके घटक हैं, तो सृजनशील बालक के हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन नहीं है, कौन नहीं है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता और उपयोगिता कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता ये तीनों सृजनात्मकता से संबंधित है। जो नहीं है वो है मितव्ययिता। ठीक है, सृजनात्मकता होता क्या है? अगर बात करें सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या होता है? तो सृजनात्मकता का मतलब होता है नए विचारों या उत्पादों का उत्पन्न होना। ठीक है, जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है, जबकि मितव्ययिता जो है सृजनात्मकता का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? गैगने एक साइंटिस्ट हैं, पूछा जा रहा है ये किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन? गैगने किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गैगने जो है वो अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित है। गैगने द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है अपनी किताब में। अगर पूछा जाए गैगने का किताब क्या है, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग ये इनकी बुक है। और इस बुक में इन्होंने अगर पूछा जाए सीखने के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें सीखने का क्रम जो है इन्होंने श्रृंखलाबद्ध कर दिया है। यानी कि सीखने का एक क्रम होता है, उसको नंबर वाइज लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगा दिया है। अगर पूछा जाए इस श्रृंखला में सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या आता है, तो देखिए इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर जो आता है वो आता है समस्या समाधान। क्या आता है? समस्या समाधान। और पूछा जाए सबसे नीचे क्या आता है, तो सबसे नीचे आता है संकेत अधिगम। सबसे नीचे क्या आता है? संकेत अधिगम, या इसी को सांकेतिक अधिगम या सांकेतिक सीखना कह सकते हैं। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस श्रृंखला की जो मुख्य विशेषता है, ये श्रृंखला सरल से जटिल की तरफ गई हुई है। कैसी गई है? सरल से जटिल की तरफ गई हुई है। ये श्रृंखला आपको दिखा देते हैं। ये जो है इनकी बुक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने 8 मूल प्रकारों का वर्णन किया है। उसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे लास्ट में आता है समस्या समाधान, और सबसे पहले है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम के बाद आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन, प्रत्यय और सिद्धांत, और सबसे लास्ट में आता है समस्या समाधान। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला, गैगने किससे संबंधित है, तो ये अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित है। इनकी किताब क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी किताब का नाम है। सबसे ऊपर इनकी जो श्रृंखला है उसमें सबसे ऊपर क्या है? समस्या समाधान है। कितने प्रकार के कितने प्रकार के मूलों का वर्णन किया गया? 8 प्रकार के। और सबसे ऊपर क्या है? समस्या समाधान। सबसे नीचे क्या है? संकेत अधिगम। यहाँ से इन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को लाइक नहीं करा है, तो फट से कर लीजिए चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक। ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यय संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, बौद्धिक तथा कलानुक्रमी आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। पूछा गया बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है?
आपको सत्य बताना है। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो किसी की जो सोचने की क्षमता है, बुद्धि लब्धि, ये जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आपने पढ़ा भी होगा। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ये होता है, ये जो होता है ये कालानुक्रमिक आयु से मतलब व्युत्क्रमी संबंधित होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमी संबंधित होता है। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला के माध्यम से समझाया गया है। कालानुक्रमिक आयु क्या होता है? वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अगर आप निकाल देते हैं तो आपका और इंटू 100 कर देते हैं तो बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगा। आप कह सकते हैं बुद्धि लब्धि जो होता है ये मानसिक आयु के इन प्रोपोर्शनल होता है। बुद्धि लब्धि जो होता है कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये इम्प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। 16 PF क्या है? 16 P से होता है पर्सनालिटी और F से होता है फैक्टर। इसका प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे कैटल के द्वारा 16 PF का निर्माण जो है वो किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत होता क्या है? तो इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके 16 शील गुणों का मापन किया जाता है। अगर पूछा जाए वो 16 शील गुण कौन कौन से हैं, तो वो 16 शील गुण में ऐसा तो पूछेगा नहीं कौन कौन से, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं। ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य, अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व और उत्साह एवं आत्मगौरव, ये इनके 16 गुण होते हैं और 17 वर्ष से अधिक बच्चों में ये किया जाता है। PF का फुल फॉर्म होता है पर्सनैलिटी फैक्टर और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैटल। क्या नाम था? कैटल। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम केवल एक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगर आपको ये मेथड, ये तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको चैनल को शेयर भी कर लीजिए। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल अभी हम लोगों ने देखा किसने दिया था? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। ठीक है, बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल अर्थात इसे तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है और ये दिया गया था कैटल के द्वारा। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, पहला तरल बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होता है, तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया, जबकि ठोस बुद्धि की बात करें तो ठोस बुद्धि शिक्षा, परिशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम साधन क्या है? अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है तो आप उन्हें क्या उत्तम साधन देंगे? क्या खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है तो उनको जो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के अनुसार बनाकर देना होगा, जहां वो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उनका रूपांतरण और विस्तारण कर सके। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा? तो देखिए, अभिप्रेरणा जिसे आप मोटिवेशन कहते हैं, ये इच्छा शक्ति से नहीं होगा, प्रेरक से नहीं होगा, चालक से नहीं होगा, ये आएगा आवश्यकता से। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे पाने की इच्छा शक्ति आपकी अपने आप तीव्र हो जाएगी, उसके लिए आप अपने आप उत्सुक हो जाएंगे, अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो किसी कार्य को करने की उत्सुकता। ठीक है, ये अभिप्रेरणा होता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। और पूछा जाए ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम
अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, मतलब अगर आपका व्यवहार किसी तरह का है और उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो वो किसके कारण होता है? जिसमें आप लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं और परिवर्तन हो जा रहा है तो वो किसके कारण होगा? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखना। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था किम्बले। किम्बले के अनुसार पुनर्वल्वित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन ये अधिगम कहलाता है और ये किससे होता है? सीखने से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अभिभूति। कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिभूति। पहचान, धारण और पुनर्स्मरण का जो सीधा संबंध है वो स्मृति से है, जबकि जो अनुभूति होती है ये विशेष परिस्थितियों में होने वाली एक क्रिया होती है, इसका स्मृति से कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अन्य अंतनोद का सिद्धांत? तो देखिए, मैस्लो जो थे इन्होंने बताया था कि आवश्यकता के अनुसार जो है वो अभिप्रेरणा हो जाती है, और अभिप्रेरणा मतलब किसी कार्य को करने के लिए उत्सुकता, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकताओं के स्तर बताए थे। 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? पहली जो है वो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान आवश्यकता और आत्मानुभूति, यानी कि व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। पहली, जो उसकी बॉडी डिमांड कर रही हो, यानी शारीरिक आवश्यकता, जैसे उसे खाना है, पीना है, क्या कब खाने के लिए चाहिए क्या है। और दूसरा सुरक्षात्मक आवश्यकता, यानी कि उससे रहने के लिए घर चाहिए, एक सेफ प्लेस चाहिए। सामाजिक आवश्यकता, समाज में उठने बैठने की आज़ादी चाहिए, लोग उससे बात करें, व्यवहार बनाएं। सम्मान की आवश्यकता, लोग उसे सम्मान दें। और 5वां जो होता है वो आत्मानुभूति। ठीक है, ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और यही अभिप्रेरणा का मेन कारण होती हैं ओस्लो के अनुसार। अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा बेहतर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक, यानी कि जो उच्च पद पर है, उसके लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है, जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहे तथा उनका अधिगम जो है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे, तथा विद्यालय के क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है, जब जो अध्यापक है या वरिष्ठ शिक्षक है वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में होता है, यानी सबके आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, सबके आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोशिश करता है, ये होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के निकायों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? सैफर, हेडफील्ड, ड्रेबर या लैडेल? किसके द्वारा ये बात कही गई कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है? इस बात को कौन मानता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रेबर। ऑप्शन सी, ड्रेबर। ड्रेबर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड, कार्ड यानी वही जो ताश का जो पत्ता होता है वो पूछा जा रहा है। इसको किसमें वर्गीकृत किया जाता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल? तो देखिए, चेस जो है ये बैठ के खेला जाता है, कार्ड भी, इसमें गति की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये बौद्धिक खेल है, यानी दिमाग से खेला जाता है। चेस यानी शतरंज, और कार्ड ये दोनों ही बौद्धिक खेल यानी दिमाग से खेलने वाले खेल होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अभिवृत्ति संप्रत्यय है
अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेदनात्मक या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अभिवृत्ति किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञापरक, क्रियापरक या संवेदनात्मक प्रत्यय पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ना या तो ए या तो बी, या ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि होती है वो सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन दोनों की योग्यता ये होती है। ए और बी दोनों होगा, या तो नहीं होगा, या तो नहीं, या दोनों होगा। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीमैन। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इनको 3 रूपों में परिभाषित किया। पहला अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, और तीसरा जो था वो समायोजन की योग्यता। अगर यहाँ पे समायोजन की योग्यता दिया होता तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। समायोजन की योग्यता भी, ये भी बुद्धि का ही परिभाषा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से बहुत टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो लाती हूँ और आपके कहे अनुसार ही लाती हूँ। जितना आप कहते हैं उतना आपको पढ़ाया जाता है। जो भी आपकी डिमांड होती है उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की जाती है जिससे आपको कहीं भी कोई असुविधा ना हो, और इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कह सकते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें जो यूट्यूब से जो डाटा प्राप्त होता है ना, उसके अनुसार हमारे लगभग 60 से 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हाँ, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग हमारी मेहनत को मतलब समझ रहे हैं और उससे हमारे चैनल को आगे, ये देखिए, ये आपका अपना परिवार है नॉलेज कॉर्नर। यहाँ पे आपकी हर एक बात को सुना जाता है, आपके हर एक कमेंट को पर्सनल रिप्लाई किया जाता है। तो इसको ग्रो कराना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फट से कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट को फॉर्म भरने वाले लाखों अभ्यर्थी होंगे। तो हम चाहते हैं कि इस सीरीज़ के माध्यम से हमारे इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, कहना हमारा काम है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। यानी जिस प्रकार प्रेरणा उपलब्धि से संबंधित है उस प्रकार अधिगम किससे संबंधित है? तर्क, चिंतन, बोध या विवेक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध से। जिस प्रकार प्रेरणा उपलब्धि से संबंधित है उसी प्रकार अधिगम जो है वो बोध से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, पूछा जा रहा है उसका आधार क्या है? शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। बात करें थर्नडाइक की तो ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, कैसे थे? ये व्यवहारवादी थे और व्यवहारवादी चिंतक थर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया है। अगर बात करें थर्नडाइक की तो थर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन से? तो सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ये कैसे हैं, मतलब कौन से किससे रिलेटेड है? तो ये व्यवहारवादी से रिलेटेड है। और वो 3 व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, बोधित अवरोध और प्रत्यक्षी अवरोध? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। इसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा या अन्य वस्तु, जैसे विषय वस्तु है, उस पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी कि इनमें से मानसिक विकार के सभी लक्षण हैं एक को छोड़कर। पहला भग्नाशा, तनाव, चिंता, संबंध। तो आप सभी को पता होगा कि
भगनासा क्या होता है? तो भगनासा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसका मतलब होता है भूल और त्रुटि। तो अगर मानसिक विकार होगा तो भूल और त्रुटि होना तो आम बात है, यानी ये मानसिक विकार को दर्शाता है। मानसिक विकार में तनाव भी रहेगा, यानी चिंता भी रहेगी, चिंता भी रहेगा, तनाव भी रहेगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध। मानसिक विकार का संबंध से कोई लेना देना नहीं है, ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो आप सभी ने सुना होगा कि जो 18 से या कह सकते हैं 17 से 22 वाली एज होती है जिसे एडल्ट कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का एज कहा जाता है। आपने अनुभव भी किया होगा, जब आप 17 से 18 की एज में होते हैं उस समय कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, परिवार से विरोध कर लेते हैं, दोस्तों से लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को ही जो है तनाव, संघर्ष और तूफान, विरोध, इन सब का एज कहा गया है। और इसको कहा किसने? इसको कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो उन साइंटिस्ट का नाम था स्टैनले हॉल के द्वारा जो है किशोरा अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कही गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया। यानी सिंपल सा पूछा जा रहा है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। तो सबसे पहले ये जानिए कि पावलोव ने प्रयोग किसके लिए किया था। तो इन्होंने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिस पर इन्होंने प्रयोग करके किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर, डॉग पर इन्होंने प्रयोग किया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या? तो इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। अगर आप दूसरे भाषा में समझना चाहें तो अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक सहचर्य स्थापित हो सकता है, यानी एक संबंध स्थापित हो सकता है। और इसका प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया। और किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सीखने की प्रतिसूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। सीखना कभी एक समान नहीं होता, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नत होती है और कभी सीखना जो है वो मंद हो जाता है। सीखना अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो किसी चीज़ को बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख लेते हैं और किसी चीज़ को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा सीखा है और बीच में अवरोध आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है और उस पर आप सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑप्शन, विषय वस्तु, विद्यार्थी की आयु, व्यक्तित्व भिन्नता, विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अध्यापन के समय जो टीचर होता है उसमें किसका ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तित्व भिन्नता का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक को जो है वो छात्रों के व्यक्तित्व भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है। किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसकी समझने की क्षमता कैसी है, उसकी शारीरिक ज़रूरत क्या है, इस बात का जब शिक्षक ध्यान रखेगा तो हर बच्चे के डिमांड को फुलफिल करेगा और हर बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, उसके अधिगम कार्य जो है अच्छी तरह से चल पाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगत कहते हैं। कुर्ट लेविन एक साइंटिस्ट हैं। इनके अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य का किससे संबंध होता है? अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के लिए स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलता। अधिगम के लिए स्वतंत्रता कौन देता है? अधिगम यानी सीखने के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन डी, सृजनशीलतावाद।
सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने के लिए भरपूर स्वतंत्रता देता है, अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, यानी याद करने की विधि कौन सी है? मिश्रित विधि, विचार सहचार्य विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मिश्रित विधि एवं विचार सहचर्य विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है और फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है। अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है, मतलब पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसको अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे, उसको याद करेंगे, फिर पूरा एक बार पढ़ेंगे। इसे मिश्रित विधि कहा जाता है। और बात करें विचार सहचर्य विधि की, तो इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है, ठीक। और दोनों जो है स्मरण की विधि होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।